थोड़ा लगना चाहिए कि ओम जी भाई साहब का जयपुर में पहली बार पधारने पर नागरिक अभिनंदन हो रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हम सबके सम्मानीय महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब, जो पहली बार जयपुर के अंदर आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। मैंने आज ये पढ़कर के ओम जी माथुर बोला है, नहीं ओम जी भाई साहब के अलावा दूसरी बात ही नहीं होती। और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां वो कार्यकर्ता है, 80% से ज्यादा वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ओम जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको काम देकर के उनको राजनीति में मजबूत करने का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मदन राठौर साहब, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय वासुदेव देवनानी जी, हमारी मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्मानीय अशोक बरनामी जी, सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे ग्रामीण के जयपुर के सांसद राव राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद सम्मानीय रामचंद्र मौर्य जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, एस.एस. अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे पार्टी के वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो लंबे समय से राजस्थान के अंदर इस पार्टी का काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण और इस पूरे ऑडिटोरियम में जो पार्टी का काम करते करते उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को पुनः जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताज्जुब होगा आज गाड़ियों में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है खान सूरजापुर। आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उस समय हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई और मैं सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं
मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा, उसमें आपका सानिध्य मिला। उसके बाद 1994 में 93-94 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपको सबसे बड़ा टास्क मिला था केटा और इटावा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी वहां चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह जी का दबदबा था वहां। उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, वहां आपके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और ये कहानी लगातार चलती गई। 97 में मेरे को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते आपके नेतृत्व में काम किया। और 99 में एक यात्रा आपने, जब हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश सतीश पूनिया जी थे, उनके नेतृत्व में तारागढ़ से लोहागढ़ तक एक यात्रा का आयोजन आपके द्वारा करवाया गया था। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता था। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी, क्योंकि 98 में हम चुनाव हारे थे। पहली बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत जब उस यात्रा के दौरान अलवर में पहली बार गए थे, और वहां आपका हमने देखा कि जिस तरह से उस यात्रा का आपने पूरी तरह से तारागढ़ से लोहागढ़ तक उस यात्रा का आपने नेतृत्व किया, और उसमें आपने युवा मोर्चा के द्वारा उस यात्रा को निकालने का काम किया। यही नहीं, 2004 के अंदर झारखंड का चुनाव हुआ, जहां प्रभारी थे, प्रभारी होने के नाते आपने मेरे को भी वहां आमंत्रित किया, मैं भी वहां गया। 8-10 कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे। लेकिन वो समय वो था जो नक्सलवाद झारखंड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में था और पीक टाइम पे था, बहुत बड़ा आंदोलन नक्सलवाद का चल रहा था। और उस नक्सलवाद को चलते हुए आपको टास्क दिया था कि आप झारखंड के प्रभारी हैं। मैं वहां गया, जिस होटल में हम रुकते थे उसी होटल में आप रुके हुए थे। आपको मालूम पड़ा कि मैं वहां से प्रचार करके और मिलकर के मैं लेट आता हूं। एक घटना हो गई थी, एक दूसरे राजनीतिक दल की एक गाड़ी थी, उस पर हमला हुआ और उसमें 4 लोग मारे गए थे। सुबह अखबार में आया, भाई साहब ने सुबह सुबह 8 बजे मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को डांट दी कि आप शाम को बहुत लेट आते हो, आप 6 बजे पहले, 5:30 बजे, 6 बजे पहले आप होटल आ जाया करो। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? पहले तो भाई साहब ने मेरे तरफ अखबार फेंका कि आप अखबार देखिए आज इसमें क्या आया है। मैंने उस अखबार को पलटा, देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया उसमें क्या आया है। भाई साहब ने बताया ये क्या लिख रहा है? मैंने कहा साहब इसमें ये लिख रहा है कि इस राजनीतिक दल की गाड़ी थी और उसमें 4 लोग सवार थे, उस पर हमला हो गया और वो चारों के चारों चले गए। उन्होंने कहा इसलिए मैंने कहा है आप रात को 9 बजे और 10 बजे आते हो। इतना ध्यान रखते हुए हमको कहा कि नहीं, आपको 5, 5:30 बजे प्रचार करके आपको आ जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाई साहब ने जो काम किया है और आपके सानिध्य में जो हमने काम सीखा है, हमने देखा है, आपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो आपका स्नेह रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई जयपुर आया है और कार्यालय में आया है तो बिना ओम जी भाई साहब से मिले हुए नहीं जाते। मैं कह सकता हूं कि आपने जिस तरह से एक विचार को लेकर के, एक अपनी संस्कृति और विचार को लेकर के आपने जीवन भर जिस तरह से काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपने ऊंचाइयों को छुआ है। हमने देखा है कि आप गुजरात के प्रभारी,
और लगातार कभी झारखंड के प्रभारी, कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जहां प्रभारी रहे, एक दो जगह को छोड़ करके बाकी आपने सानिध्य में काम करने का मौका हमें मिला है। मैं कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे कार्यकर्ता जिनको उन्होंने खड़ा किया, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस विचार को लेकर के चलते हैं। आज धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा है हमारे भरतपुर में तो 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए गए थे, क्योंकि कई जिले ऐसे थे राजस्थान के, वो समझौतों में जाते थे। लेकिन आप संगठन महामंत्री के नाते हमें पता है, आपने पहली बार कहा था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और 93 में दोबारा हमारी सरकार रिपीट हुई थी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में हमारी सरकार को 90 में गिरा दिया गया था बाद में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आपका सानिध्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता आपके बताए हुए रास्ते पर निश्चित रूप से चलेंगे। आपका जो समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति भाव, आप हमें पता है कार्यकर्ता को डांटते भी थे, लेकिन अगले क्षण ही आपको पुचकार के उसको बुलाते थे और उसको काम देते थे, और काम दे करके उस कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। आज हम कह सकते हैं कि आप महामहिम बनकर के सिक्किम में गए हैं, और मुझे पता है आपको कोई ना कोई टास्क मिलता है। अब आप तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि सिक्किम में भी कोई ना कोई टास्क आपको दिया है, इसलिए आपको वहां का राज्यपाल बना। मैं आज इस अवसर पर इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सानिध्य निश्चित रूप से मिले, हम सबका आप मार्गदर्शन करते रहे। आप भले ही महामहिम हैं, लेकिन हम सबका मार्गदर्शन, क्योंकि हम सभी आपसे भाई साहब कहते हैं, और ये वास्तविकता है। जैसे ही ओम जी भाई साहब कहेंगे तो ओम जी माथुर साहब नहीं कहेंगे, हम जैसे ही निकलेगा ओम जी भाई साहब का तो ओम जी भाई साहब ही निकलती है। ये माननीय मदन जी भाई साहब ठीक कह रहे थे कि ओम जी को ओम जी भाई साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। अंत में मैं आपको पुनः, आपने ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ आए पुनः सभी राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमने सुनी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जबानी और ओम जी भाई साहब के साथ किए गए कार्यकर्ता के रूप में उन कामों की कहानी। अब वक्त आ गया जब हम एक अभिनंदन पत्र के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को, कृतित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कई अनछुए पहलू, कई वो बातें जो जीवन प्रेरणाप्रद रहेगी, उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश हुई है। मैं अभिनंदन पत्र वाचन के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वो अभिनंदन पत्र का वाचन करें। आज के इस गरिमापूर्ण और हम सब के लिए गौरव के इस कार्यक्रम में जिनके अभिनंदन के लिए आज जयपुर और राजस्थान के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं, ऐसे हम सब के प्रिय सम्मानीय ओम जी भाई साहब, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मानीय ओम प्रकाश माथुर जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्यकर्ता के नाते जीवन शुरू करते हुए मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे भाई भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार अपने हर कालखंड में राजस्थान में विकास की
इबादत रखने का काम किया। सम्मान्य वसुंधरा राजे जी, विधानसभा के अध्यक्ष सम्मान्य वासुदेव देवनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य मदन राठौड़ जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्रीमान प्रेम बैरवा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए राजस्थान के जयपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिष्ठित लोग, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम उस शख्सियत का स्वागत करने के लिए एकत्रित आए हैं जिसने एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया। वो शिल्पी है जिन्होंने कहा किसकी क्या खूबियत है, उस मिट्टी को उस शेप में उतारने का काम ओम जी ने किया। और उन सब की बात करें तो मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ जिसको ओम जी ने समय समय पर टोकने का, संवारने का काम करते रहे। मुझे ध्यान आता है कि 89 में मेरा संपर्क 88-89 के आसपास आया था। ओम जी किसान संघ के संगठन महामंत्री के चोमो हाउस पर एक कार्यालय में रहते थे और सुनाते से कभी कोई विषय आता था तो मार्गदर्शन की बात रहती थी। 89 में मैं पार्टी में आया, उसी समय ओम जी का संगठन महामंत्री के नाते कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते आने का अवसर मिला। पार्टी में युवा मोर्चा और साथ साथ ही उस समय विषय आया कि पार्टी में मीडिया का प्रकोष्ठ चलाया जाए। मुझे ध्यान है कि ओम जी ने मीडिया प्रकोष्ठ बने और उस काम को, उस दायित्व को मुझे देने का काम किया। सम्मान्य रामदास जी प्रदेश अध्यक्ष थे। कई बार जब हम प्रेस का वक्तव्य लेकर के हम जाया करते थे, पूछते थे, ओम जी ज्यादा नहीं कहते थे, तुम्हें अपनी योग्यता में कमी है क्या? एक नजर डाली और उसके बाद खुद ही तुम योग्य करते हो, उस काम को करो। कैसे एक कार्यकर्ता को विश्वास और उसको बढ़ाने का काम। मुझे ध्यान आता है कि ओम जी संगठन रहते हुए ओम जी ने एक बार राजनीतिक प्रस्ताव बनाया। गोपीनाथ जी मुंडे राजस्थान के संगठन प्रभारी थे। मैं प्रस्ताव को बनाने के बाद ओम जी के पास लेके गया था। ले जाके जब दिखाया तो ओम जी ने कहा, तेने कई प्रस्ताव बना दिए, आज तक मैंने कभी तेरे को टोका नहीं। दिखाना है तो एक बार गोपीनाथ जी को बता दे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता की खूबियत, उसका विश्वास और उसमें से उस कार्यकर्ता को गढ़ने का काम आपने किया नहीं। अपने में से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके पास बहुत सारे किस्से ऐसे ओम जी के होंगे, लेकिन समयाभाव के कारण मैं भी नहीं रख पा रहा और आपको भी अवसर नहीं है। जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया गया है, आप सबकी तरफ से एक अभिनंदन पत्र सम्मान्य ओम जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार किया गया है। मैं उस अभिनंदन पत्र का वाचन आपके सामने कर रहा हूं और मेरे वाचन के बाद मंच पर बैठे हुए सभी लोग उस अभिनंदन पत्र को सम्मान्य ओम जी को समर्पित करने का काम करेंगे, भेंट देने का काम करेंगे। हे कृतित्व एवं व्यक्तित्व के धनी, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के उपासक, राष्ट्राय स्वहा इदम राष्ट्राय इदम न मम के उद्घोषक, भारतीय ज्ञान दर्शन के संवाहक, राष्ट्र धर्म सनातन संस्कृति, आदर्श जीवन मूल्यों और शुचितापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक, हे महाश्रेष्ठ, आपका अभिनंदन करते हुए हम सभी हर्षित हैं, उत्साहित हैं, गौरवान्वित हैं। हे प्रेरणापुंज, आप सिक्किम राज्य के महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भाजपा के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के लिए अपनत्व और ऊर्जा के प्रेरणापुंज हैं। हजारों कार्यकर्ता आपको अपना आदर्श मानकर निरंतर कर्तव्य पथ पर मां भारती की सेवा में सक्रिय हैं। हे उद्यम और परिश्रम के पर्याय, शौर्य और स्वाभिमान के लिए विश्वविदित मारवाड़ की पुण्यधरा पाली जिले के बाली तहसील के छोटे से गांव बेडो में जन्म लेने के पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष में अपने कर्म और उद्यम से समस्त जनों के हृदय में स्नेह ममत्व का स्थान बनाने के आपके विचारों के लिए आपको संस्कार देने वाले आपके माता पिता ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए धन्य हैं। ये कुशल संगठन संपूर्ण भारत राष्ट्र को अपना परिवार मानने वाले युगदृष्टा और कुशल संगठनकर्ता के रूप में राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री
अध्यक्ष और उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के प्रदेश प्रभारी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में आपके धैर्य, गांधीर्य और स्नेह से सभी प्रभावित हैं और आपकी निर्भीक अभिव्यक्ति क्षमता के सभी प्रशंसक हैं। हे प्रखर नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर संपूर्ण भारत में अपनी अमिट नेतृत्व क्षमता की छाप छोड़ते हुए कुशल राजनीतिक संबंधों का आधार बने और प्रखर बुद्धि, कार्यकुशलता और अटल आत्मविश्वास से हम सभी को अनुकरणीय एवं प्रेरणास्पद नेतृत्व प्रदान किया। हे मरुधरा के लाल, आजीवन धृढ़वती, कर्मयोगी, ध्येयनिष्ठ, राष्ट्रोत्थान और समाज सेवा के लिए कृत संकल्पित हे मानव श्रेष्ठ, आज आपका अभिनंदन करते हुए हम सभी धन्य हैं, गौरवान्वित हैं। हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, यशस्वी और उज्जवल भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भवदीय श्री ओम प्रकाश माथुर, नागरिक अभिनंदन समारोह समिति जयपुर, भाद्रपद अमावस्या, विक्रम संवत 2021, मंगलवार दिनांक 3/9/2024, जयपुर। ये अभिनंदन पत्र मैं माननीय राजेंद्र जी, एस.एस. अग्रवाल साहब, पुनीत जी और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि माननीय ओम जी को समर्पित करें, भेंट करें। महामहिम राज्यपाल महोदय, इस सभागृह के अंदर जयपुर के वो 25 संगठन जो सामाजिक सरोकारिता के अंदर अनेकों काम जिन्होंने किए वो आपका अभिनंदन करेंगे और अभिनंदन करें उससे पहले अब समय है हम उस शख्सियत को बुलाएं, 4 दशक की राजनीति सामाजिक सफर, जो कि क्यों दीनी चदरिया, कार्यकर्ताओं के शिल्पीकार, राजस्थान के गौरव और हमारे सबके अभिमान। मैं महामहिम राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर से कहूंगा कि वो आए और हम सब लोग आज इस दिन के लिए अभिनंदन करने आए हैं। हमारे सबकी भावनाओं के को अंगीकृत करते हुए आप अपना आशीर्वचन दें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भजन लाल जी और हम सब के नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, आपके भी जिला ही गुजरा हुआ है। आज मुझे मदन जी गाड़ी में साथ कह रहे थे कि भाई साहब मैं भी जिले से बाहर नहीं निकल पाया, प्रदेश में आया उसका ध्यान नहीं हो रहा हूं। आज रस्ते में कह रहे थे, हाँ मैं याद कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन जी राठौर,
विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी, मेरे बड़े भाई जिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ काम किया और आगे भी वो भरोसा देके गए अभी मंच पर, ऐसे घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और महंत जी, और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाला मेरा छोटा भाई राजेंद्र जी राठौर, और जो मंडल से लगाकर जिले से प्रदेश तक जिसने मेरे साथ काम किया, ऐसे भाई अशोक जी परिणामी, अभी जो निवृत्त हुए जिनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसे भाई सीपी जोशी जी, आदरणीय जिया जी, आदरणीय प्रेम जी, और लगभग 15-20 दिन से इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक करने वाले ऐसे हमारे रामचंद्र जी बोहरा जी, ऐसे अग्रवाल जी, पुनीत कर्नावट जी, इनकी पूरी टीम इस क्षेत्र की जयपुर की सांसद बहन मंजू जी, आदरणीय राव साहब, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, मित्रों, बहनों, और यहाँ उपस्थित जैसा अभी बताया गया राजेंद्र जी द्वारा कि लगभग जयपुर के सभी भिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों के आए हुए सारे प्रतिनिधिगण, व्यापारीगण और राजनीतिक क्षेत्र के भी सारे जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधुओं, इस कार्यक्रम में मैं क्या बोलूं, क्यों बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर समय मानता हूं कि आपका अपार समय मेरे पास है। बंधुओं, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूंगा मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई है और लोगों ने अपना अपना अनुभव बताए। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। 1972 में 71 का साल, थोड़ा मदद जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम था और प्राण प्रचारक उस समय ब्रह्मदेव जी थे, उनका बौद्धिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बैठा था वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उसमें बाद जिला प्रचारक विद्याधर जी थे, जिनको गुरु कहते थे। वो हमसे से सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में बहुत सजीव संपर्क रखते थे। जो अच्छे खिलाड़ी हो, थोड़े ऊंचे कदकाठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया, हमारे संघ का प्रशिक्षण है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़ रेस भी किए। तो मदन जी के संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े पे फल लेके बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपति सोनी थे, माली के। अच्छा 8 फुट मोटे ताजे। अब घोष का जैसे ही वो पड़े, वाज ड्रम में डंडा पड़े, घोड़ा बीत के। तो गुरु ने आके कहा, हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिदक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ इसको मैं ठीक कर दूं। 5 भी नदी बहती थी, मैंने दौड़ाया, उसके मुंह में झाग आया, मैं खड़ा कर दिया।
फिर भी वो बैठे नहीं। तो बड़े होशियार होते हैं ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास, मैं कहां से बैठूंगा? तो विद्यार्थी ने कहा नहीं, वस्तु भंडार में मिलती है, अभी आपको लाके पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है जिसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, तो बिना पैसे ही ड्रेस दूंगा। और मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पे बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की। मैं जिस रास्ते में चल रहा था, शायद पता नहीं आज वो कहां जाता रास्ता, लेकिन मुझे टेबल टर्न करके ठीक जगह लाया। ऐसे कई उदाहरण मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1979 में इमरजेंसी के तुरंत बाद माननीय दत्तोपंत जी ने किसान संघ बनाया। मेरी भी खेती में रुचि थी, घर में अच्छी खेती थी, और उसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी उस समय संवाद प्रचारक थे। वो लक्ष्मण सिंह जी को किसान संघ का प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। और लक्ष्मण सिंह जी हमारे फार्म में पहले भी आया जाया करते थे। मेरे फार्म में उस समय अब तो काफी कुछ डेवलप हो गया। एक बड़ा सा टैंक बना रखा था, कॉलेज के विद्यार्थी वहीं पढ़े रहते थे, मेरे वहीं। तो लक्ष्मण सिंह जी जनरली मतलब प्रवास होता तो आके बैठ जाते थे, और टंके टाके भी नीचे बैठ के जवानों के मेरे ऊपर पानी डालो बाल्टियों से, और वो थकते नहीं थे, घंटे भर तक पानी डलवाते रहते थे। तो उन लोगों के ध्यान में आया, मुझे उनके साथ लगा दिया। बंधुओं, ये ओम प्रकाश माथुर इस जयपुर में 10 साल तक चौमू हाउस में कर्नल नरपत सिंह जी के मकान के बंगले के पीछे गैरेज में रहकर किसान संघ को खड़ा किया। एक कमरा गैरेज में रहकर। उस समय बड़ा विचित्र था। जब नया नया किसान संघ में मैं आया तो बिस्तर भी एक हुआ करता था। आज यहां होगा कहीं ना कहीं भीड़ में किसान संघ उत्पाद का कार्यकर्ता, मेरा नंदा जाकर जरूर हो गया। जब वो कभी कार्यालय आते तो बिस्तर आधा बिछाते थे, टांगे नीचे रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, काम करने की कुवत थी मेरे में। जयपुर जालोर सिरोही जिले में वहां जीरा पैदा होता है, पानी के समय में बड़ी प्रॉब्लम थी। मंडी थी ऊंचा, तो जीरा को ऊंचा ले जाने में बड़ी किसान को दिक्कत आती थी। मैंने कहा क्यों दिक्कत आवे, हम ले जाएंगे जीरा। और 1984 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसको इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने पूरे हिंदुस्तान में मेरे फोटो के साथ छापा। मेरा उस समय हमने कहा हम कानून तोड़ेंगे, हम जीरा लेके जाएंगे और मंडी में किसान खुद बेचेगा। उसमें पीएन भंडारी साहब सेल टैक्स कमिश्नर थे, दीपक उप्रति वहां प्रोफेसर में एसडीएम लगा हुआ था, और वो एसडीएम आए, कानून बदला। और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी, क्योंकि वो भी पहले विभाग प्रचारक थे, इधर संघ का काम था, वो संघ के काम में थे विभाग प्रचारक, मैं किसान संघ में आ चुका था। लेकिन मैंने उनसे भी कहा कि उधर से किसान संघ गुजरात में हमारा स्वागत करे, और वो स्वागत हुआ, कानून तोड़ा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और हमारी मित्रता भी बढ़ी। लेकिन जब वो ताकत देखी, क्योंकि मैं चौमुआ चौराहे पे रहता था, आदरणीय भैरू सिंह जी जो आज कार्यालय है, उस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष के साथ रहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को और सोहन सिंह जी को पूछा, भाई ये जवान कौन है जिसने इतना विशाल आंदोलन किया? यानी रानीवाला से लगाकर मंडाली चौकी तक ट्रैक्टर खत्म नहीं हुए थे, 128 ट्रैक्टर की टोली जीरा सही उस समय निकली थी। ध्यान में आया कि लड़का कौन है। लंबा चौड़ा व्यक्ति लगता तो नहीं कि पीछे माथुर लगता होगा, लेकिन ये भी ग्रामीण जीवन का। तो मुझे एक दिन सोहन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी ने भारती भवन बुलाया। अब तो भारती भवन भी बहुत बड़ा हो गया, और मुझे एक संकेत किया कि कभी जब जयपुर में रहो तो रात को भैरू सिंह जी सामने रहते हैं, मिलने जाया करो। हम भी जवान थे, मैंने कहा इतने बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो मजा ही आएगा कुछ न कुछ। हम जाने लगा, लेकिन वो जीरा आंदोलन की रैली
मेरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक का फाउंडेशन बना, ट्रैक का फाउंडेशन। 85 में चुनाव आए, पाली जालौर सिरोही में 16 सीट थी लोकसभा की, 2 सीट लोकसभा की, 16 विधानसभा की सीट थी। हम सिर्फ एक बार 80 में 1 सीट देते थे, वो भी निर्दलीय सांचौर में। 85 में हम 3 सीट जीते, वो भी पाली जिले में। पाली जीते पुष्पा जैन, खारसी जीते खंगार सिंह और रायपुर जीते थे हीरा सिंह चौहान। तो मेरा जब मन बना, जो दोस्ती होने लगी, भैरू सिंह से आंदोलन लगा। उन्होंने कहा यार आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारी सीटें तो आती ही नहीं, चलती रही गाड़ी। मैंने कहा हमारे अनुसार अगर कहोगे तो टिकट देंगे तो आ जाएगी, मैं कहूंगा तो टिकट दो के सोशल रिप्रेजेंट करोगे तो आएगी। चर्चा चली, भैरू सिंह जी, मैं, लक्ष्मण सिंह जी, सोम सिंह जी, 10 बैठकों के बाद ये निर्णय हुआ भैरू सिंह जी का कि 90 में 89 आते आते मुझे एक तरह से कह दिया गया कि भाई तुम अनऑफिशियली बीजेपी को देखते रहो। मैंने कहा बड़ा विचित्र काम है, किसान संघ का काम करते, कहा मुझे हम तो किसान संघ में धड़ल्ले से भाषण देते थे, राजनीतिक जूता दरवाजे के बाहर खोल करके हमारा आया करो, नहीं तो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं। और उस आदमी को कहने जाओ तुम राजनीति में। तो भैरू सिंह जी ने कहा नहीं, 3 सीट आप टिकट नहीं दोगे, बाकी तो दे दो। सहयोग से टिकट हमारे कहने के अनुसार सब राय से दिए। अब उस समय समझौता था जनता दल से, 1 सीट पाली की जनता दल को थी। हमें चुनाव हुआ, मीटिंग हुई, भैरू सिंह जी क्या करोगे? मैंने कहा साहब 16 में से कम अगर ऐसे टिकट दिए तो 9 सीट आएगी। अब भैरू सिंह जी जैसा होमोजीनियस स्वभाव, मैं भी वैसा मस्ती से। उन्होंने आखिरी मीटिंग में सोम सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बैठे, भैरू सिंह जी, और भैरू सिंह जी के घर पे ये C51 में। तो भैरू सिंह जी उठते उठते मुझे मजाक की, ठीक है ओम जी, ऐसे हो तो 9 की 13 कर देना। मैं साहब 13 की तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 9 तो जरूर आएगी, अगर 9 नहीं आई तो मुझे दे देना। और सहयोग ऐसा बैठा, ये बेटे मदन जी गवाह है, वो जो निर्दलीय जनता दल का कैंडिडेट था वो कमजोर था, और वहां हमारे एक फपूंद खड़ी होती थी निर्दलीय, और इन सब ने प्लान किया भाई साहब इसकी मदद करो, ये जीत जाएगा। और उसमें फिर बाली से अमृत परमार 2.5 वोट के लिए जीत के आया, और 13 सीट आई, और उसी दिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में संपूर्ण मंत्री बना के घोषित। और लगभग 12 वर्ष में उस कार्यालय में रहा। वसुंधरा जी, आपने तो पता नहीं बीजेपी के कार्यालय को क्या क्या बना दिया, भगवान जाने कहाँ तो लकड़ियां लग गई, कहाँ हॉल बन गए, कितने AC लग गए। ये संगठन मंत्री तो 12 साल तक कूलर में उस कार्यालय में एक छोटे से कमरे में रहा, एक कमरे। आपने खर्चा किया, आपने आखिर कोई ना कोई आपने इतना बड़ा आदमी तो हमारे लाभ तो होते हैं उसका। अच्छा क्या हो, वो अच्छा क्या, लोग आराम से कर रहे। तो उसमें फिर खड़ा हुआ। अब आइए देखें आगे मेरी परीक्षा। 92 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली। 93 में वापस चुनाव आए, बेटा है अभिमन्यु रेड्डी जी, बहुत छोटा सा था, बेटा है नहीं गया, हाँ बेटा है। तो रात को भैरू सिंह जी को मुंह में लाके गोली डालता रहे। अब भैरू सिंह जी ने जिद की कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, गंगानगर से नहीं जीत पाएंगे। मैंने भैरू सिंह जी को कहा साहब आप नहीं जीतोगे। उन्होंने कहा कल आया पार्टी में जवान और मुझे कह रहा नहीं जीतूंगा। और हमारी काफी झोड़ हुई, लेकिन वो झोड़ होमोजीनियस होती थी, खूब जोड़ करके पापड़ की सब्जी और रोटी दोनों साथ ही खा लेते C51 में। बहुत जिद हुई, नहीं माने। तो मैंने पुष्प जी को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पुष्प जी तुम्हारे पास एक काम तो है नहीं अभी, एक काम करो, ये भैरू सिंह जी उस समय एक फार्म जाके कोई भी भर सकता है, नक्षत्र में खोलो, और हम 4-5 फार्मों के लक्षण कराते थे। तो मैंने कहा पुष्प जी तुम फार्म भर दो,
मुझे नहीं फार्म भरा और क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन जो कहेंगे तो मुझे कहेंगे चिंता मत करो ना, कमर बहुत मजबूत है, मार खाने के लिए चिंता मत करो। कुछ भी फार्म भरा, दूसरे दिन अखबार में आया धर्म सिंह की जबरदस्त नाराज, बहुत ज्यादा नाराज, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्यों लेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रहे साहब आप मानो, लेकिन फिर वो आखिर में हमको 1.5 दिन दिया, तो चलो मैं 1.5 दिन के लिए आ रहा हूँ। वसुंधरा जी जब बीजापुर आप गई हो, अब तो रोड बनी उस काल में, तो मंडा काकरेड़ी तक ले जाने में 12 किलोमीटर में 4 घंटे भैरव सिंह जी को पत्थरों में कुदाता हुआ ले गया, और पूरी गालियां पुष्प को और मेरे पूरे रस्ते में। और कितने लोग थे? 400 लोग। 400 लोग के लिए सीधी मुख्यमंत्री वहां गए, आए, माली में मीटिंग थी, आगे कह दिया भाई देखो उंजी ने तो मुझे बातों में फंसा दिया, क्योंकि वहां बाली में काफी हिस्सा ट्राइबल हिस्सा है, और उस काल में सड़कें भी नहीं थी, बाद में सड़कें खूब बन गई, वहां मुझे फंसा दिया, मैं तो ये सीट खाली करूंगा। अब देखिए सहयोग बनता है। आदरणीय नेहरू सिंह जी गंगानगर में 3रे नंबर पर है, और बाली में जाकर के गए तब वो सरकार नहीं, और बाकी 4 जगह सरकार नहीं बनती। और उससे पहले एक काम और किया, बैठे राजेंद्र जी यहाँ, जनता दल के साथ समझौता था, तो वो जो हमको पीरियड मिला, उस पीरियड में हमने 28 लोगों को डाल के जनता दल डी बनाया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी उनके अध्यक्ष बने, उन सबको टिकट दिया और वो सब जीते, इसीलिए सरकार बनी दोबारा, नहीं तो सरकार उस समय नहीं बनी। तो एक कुशल संगठन का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते कैसे लोगों को जोड़ रहे हो, हमारे विचारों के नहीं। मैंने कहा विचारों नहीं लाएंगे कहां से। मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, तो उस समय हमने सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारे चर्चा हुई, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और कई जीवन में उतार चढ़ाव देते। अच्छा हुआ मदन जी ने हमारी कुछ बातें, क्योंकि ये भी मेरे सहभागी में आते थे, ये छोटे से है लेकिन मां खुराबादी है, मां खुराबादी, ज्यादा अनुभव कुशल जी को इनका। लेकिन वो दृश्य था, वो मस्ती का वातावरण था, वो वायुमंडल था, लोग आपस में होमोजेनियस करते थे, दिन में खूब मीरा कुश्ती होती थी, रात को बैठ करके साथ भोजन करते हुए सारी चीजें भुला करके आगे बढ़ जाते थे। और इसीलिए आज वसुंधरा जी ने गुजरात की चर्चा की थोड़ी सी, पर लोग गुजरात में 7 का चुनाव होता इजी नहीं था, बहुत कठिन चुनाव था, वसुंधरा जी जानती है, इन्होंने बोला नहीं जानबूझ कर। लगता ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं पता क्या हो रहा है। तो बड़ा विचित्र था मामला। अब जब आदरणीय लक्ष्मण जी की बात करें, मोटरसाइकिल कह सकता हूं आपको, यहाँ बैठे लोग गवाह है कि मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया। अब यहाँ गुजर बैठे हैं, जब गुजरों के गांव में रहना होता था वसुंधरा जी, तो बड़े बड़े खाद इनके पांडे लगे थे, एक खाद में 6-6 सोते थे। ये जो दृश्य जो सारा क्या, जैसा चीफ मिनिस्टर जी मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको, कहां दिलबाग सिंह जी खानवा का युद्ध हुआ वहां के, मैं मोटरसाइकिल से वहां बैठा हूं, गंगानगर जाना था, यहां से गंगानगर की ट्रेन चलती थी, जयपुर स्टेशन पे उस समय सीधी बाइक रख देते थे, बाइक रखते हनुमानगढ़ उतरते, संग्रिया जाके नाना धोना करते, फिर मोटरसाइकिल से प्रवास करते। वो एक युग गलत था, आज युग बदला है। बदलो, मोटरसाइकिल से आज चार्टर तक घूमने का अगर बनाया किसने, इस पार्टी ने मुझे बनाया, इस कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया। मैं कह सकता हूं गुजरात का 7 का चुनाव ये मेरे मेहनती कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है कि जिन्होंने गुजरात में 7 में भी बहुमत हासिल किया। ऐसी कई घटना मेरा और मोदी जी के बीच में भी हुई, मैं आज उल्लेख भी करूंगा उनका। बहुत घटनाएं, अच्छी दोस्ती रही, ये घटनाएं भी बहुत है, लेकिन घटनाओं के बाद भी उसमें से संगठन निकलता था, संगठन
व्यक्ति नहीं निकलता। ये संगठन की कुवत रहती थी, हर डिबेट में संगठन निकलना चाहिए हमारे पास। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूं। कई लोगों ने मेरे साथ 40-45 वर्ष साथ काम किया। कई लोग हैं जो आज ताजा काम करने वाले लोग भी होंगे, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहां खाई होगी, ये भी पक्की है। लेकिन डांट में भी प्रेम था, उसमें भी हम कार्यकर्ता का निर्माण करते थे, उसमें से भी हम कार्यकर्ता निकालते थे। उस कार्यकर्ता की वजह से आज पूरे देश में जो वायुमंडल बना है, अति जबरदस्त वायुमंडल, ये लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की, राज्य से कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। अब मुझे राज्यपाल बनाया, तो सुंदरा जी आपका धन्यवाद, आपने राज्यपाल के अधिकार बताए। कई बार लोग कहते हैं, घनश्याम जी तो मजाक में कह ही दिया मेरे को एक दिन अकेले जब जयपुर मिले, कि बहुत बढ़िया हुआ, आराम से काम मिल गया। साहब आराम का काम नहीं है, मैंने अनुभव किया है। 31 को मैंने शपथ ली, कल 31 महीना हुआ, सिर्फ 12 दिन में सिक्किम में रहा हूं। मैं 12 दिन में कम से कम वहां की हर नद को मैंने पहचान ली, और बहुत ताकत है राज्यपाल के पास, अगर करना चाहे तो बहुत ताकत है। इतनी ताकत आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके पास फंड अलग है। और सिक्किम जैसा प्रदेश, मैंने पहला नाथुला का दौरा किया, प्रारंभ में सारे जनरल के साथ बैठना हुआ, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद मैंने सैनिकों के साथ नाश्ते में बैठा, उनकी राय पूछी, उनके मन की इच्छा भी क्या अंतर लगता है वो पूछा। डोकलाम से पहले एक काम बहुत अच्छा किया जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने पास भी है बॉर्डर, लेकिन वो इधर गांव नहीं होंगे मेरे ख्याल। प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में वाइब्रेंट प्लेस के नाम से घोषणा की। सैनिक बैठे हैं कुछ, बॉर्डर में जो गांव आने वाले हैं उन गांव को इतना अच्छा कर दो। 1460 के लगभग वो गांव तय किए, और उन गांवों में 4800 करोड़ की राशि तय की है। और हमारा गवर्नर का काम है कि वहां हर प्रकार का उस गांव में विकास पहुंचे। बंधुओं, सीमा की रक्षा खाली सैनिक ही नहीं, सीमा की रक्षा उस सीमा पर रहने वाला नागरिक भी करता है, उसको भी सक्षम बनाना चाहिए। वहां अगर सुविधा नहीं होगी, वहां अगर साधन नहीं होंगे, वहां उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो शहर की ओर भागेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यह योजना बनाई, 1460 के लगभग गांव तय किए, और हमको पहला क्लास ये दी कि आप लोगों को वाइब्रेंट विलेज जाना है, और वाइब्रेंट विलेज में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। और मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं डोकलाम से जस्ट 15 किलोमीटर पहले एक नाथान करके का वाइब्रेंट विलेज है, मैं जब वहां गया, बढ़िया हाईस्कूल का भवन बना हुआ, लेकिन बंद पड़ा। सरपंच वहां की पढ़ी लिखी, और मुझे सिक्किम में बहुत प्रसन्नता हुई उसमें सुंदर। सिक्किम में पंचायत राज में या लोकल बॉडी में महिलाएं 50% नहीं, 80 से 90% महिलाएं वहां बात करती। अगर 5 सीट है तो 3 महिलाएं चुनेंगे, 2 पुरुष चुनेंगे। इतना बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, खूब होशियार बच्ची है। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, और क्या चाहिए। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज की कल्पना है गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी बहुत काम है। अब उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, सिक्किम की कनेक्टिविटी कमजोर है। डोकलाम जाओ, डोकलाम के बाद चौपर पकड़ो, हवाई जहाज बंद है, और एक हाईवे है NH10। अब गलती हमारे से क्या हुई कि NH10 हमारा है, नो डाउट तिस्ता की बाढ़ आई 23 में। 23 में तिस्ता की बाढ़ आने के बाद वो पूरा सिक्किम एक तरह से 1800 मेगावाट के तो हमारे प्लांट ले गए हाईवे पर, 1800 मेगावाट। तो वो रोड, गलती क्या हुई, उस रोड की मेंटेनेंस PWD बंगाल को दे। अब बंगाल का क्या इंटरेस्ट, बंगाल सोचे अगर ये रोड ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक दार्जिलिंग होकर टूरिस्ट जाएगा, और जब दार्जिलिंग हो जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी। जब मेरे पास ये विषय है, बेचारा मुख्यमंत्री 2 साल से परेशान, मंत्रिमंडल लोग परेशान। मैंने कहा क्या बात है साहब ये, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में करते।
मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने कहा भाई ये क्या कमी है, ये क्यों होना चाहिए, एनएच को तो, और 2 दिन के अंदर मेंटेनेंस पीडब्ल्यू से छीन करके एनएच ये गवर्नर का काम है, पूरे क्षेत्र में गवर्नर की आवाज। अरे हाँ, अब के कोई मर्द आया, मैंने कहा राजस्थान से आया मैं 17 में जब कमेटी लेके गया, तो मैं जब 17 की कमेटी लेके गया, एविएशन कमेटी थी, हाँ एयर स्ट्रिप नहीं थी, मैंने कहा एयर स्ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए, हलचल मचाई थोड़ी, उस समय चामलिया मतलब मुख्यमंत्री थे, हलचल मचाई, दिल्ली बात की, धीरे धीरे काम चला और 18 में प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और ATR उतरने लगा। अब वहां भी क्या चूक होती है कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया स्पाइस जेट से। मैं गवर्नर का काम बता रहा हूँ, जबरदस्ती काम लेने वाला चाहिए उसमें, जबरदस्ती मुझे बाहर मैं लूंगा काम। तो वहां जब ये पता लगा कि समझौता स्पाइस जेट से कर दिया 3 साल का, मैं 3 साल तो खत्म हो गए, स्पाइस जेट चलाती नहीं, स्पाइस जेट पूरे देश में बराबर नहीं चलती। मैंने तुरंत दिल्ली में एविएशन मिनिस्टर नायडू को बुलाया, घर पर बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या चालू करो। कल मुझे वहां से मैसेज आया है कि अपनी ये एयर इंडिया और इंडिगो दोनों फ्लाइट चलाने के लिए तैयार है और मेरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहां एविएशन चालू कराऊंगा, ATR उसके लिए शुरू। ये काम हमको करना पड़ा। मैं घूमता उस वहां के केविको को देखने गया और वहां जो फूल है बंदर, अगर उसका मार्केट हो, हर घाटी का अलग फूल है और दुनिया में नहीं है, जिसमें उत्तर सिक्किम जो है, जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी तो अच्छा है, टोटल ग्लेशियर है। अगर उस फूल की मार्केटिंग की जाए ना, वर्ल्ड में ऐसा फूल नहीं है, इतना जबरदस्त रेवन्यू हो सकता है। उसी समय बीच में मुझे एक रस्ते में मिल गया, पागल खत्ती दिमाग के तो होते हैं ना सब जगह, एक PhD किया हुआ डॉक्टर मिल गया, उसने मेरी गाड़ी को रोका कि सर मेरे थोड़ा पड़ोस में 12 किलोमीटर आप मेरे वहां चलो। मैं काम क्या है कि आप चलो, जबरदस्ती चलो। उसकी जिद आगे थी, मेरे ACD साहब ने करना ही, आपके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा, ACD साहब मैं तो जाऊंगा। मैं गया, अब देखे मैंने वहां क्या कल्पना की बस मेरे, वहां पहाड़ में खरगोश होता है जिसको अंगोरा बोलते हैं, और वो अंगोरा खरगोश की गूंज इतनी जबरदस्त ऊन होती है और इतना जबरदस्त काम है। अब वो पागल खपती दिमाग एकदम घाटी के ढलान पर एक पट्टियां रख करके, पत्थर की पट्टियां रख करके देसी लूम लगा रखे, 12 लोगों को रोजगार दे रहा, 12 लोगों को। और एक बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली जो डिजाइन में PhD कर रही है, वो वहां ट्रेनिंग दे रही है, डिजाइन की वहां ट्रेनिंग दे रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारा मार्केट का क्या है, सब मार्केट ही दूंगी, इसीलिए तो आपको बुलाया। मैंने कहा मार्केट देना मेरा काम, इतना बढ़िया। मैंने शॉल देखी, मैंने टोपी देखी, मैंने मफलर देखे, शायद वसुंधरा जी आपके पास भी ऐसा शॉल नहीं आया होगा, आपको तो भेज सकता हूं। तो मैंने तय किया कि आज से सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंचे, राजभवन में और मुख्यमंत्री निवास में अगर कोई शॉल आएगी खरीदी हुई तो आएगी उस पर मालक की, और उसी से हम सदस्य, कम से कम मैं रोज ये आया शॉल उठाओ, ये आया शॉल उठाओ। और शॉल जब हमारे घर में है, क्यों नहीं वो वहां से खरीदी जाए। हमने निर्णय किया अगर शॉल खरीदनी है तो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, हम यहाँ से खरीदेंगे। और शुरुआत हुई, तुरंत दोनों हाउस ने 400 शॉलों का ऑर्डर दिया, 1 महीने का रोजगार उसको दिया। वापस जाते मैंने कहा हैंडलूम डायरेक्टर को बुलाऊंगा, इतना बड़ा विवाद करता क्या, क्यों नहीं लोगों को फ्लोर पे लाता है, ये हमको करना है। इसलिए आप ये मत सोचना भाई कि मैं मौज करने क्यों, ये गलत फिल्म निकाल दो सर। मैं आपको कैसे आप जानते भी क्या, तो वहां काम करने की बहुत सुविधा है। और मैं तो कहता हूं, मैं बताऊं आपको, मेरे से पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर हाउस का ही काम, उनके मन में आया, वो भी हमारे बनारस के मेरे अध्यक्ष बनाया था उनको जब यूपी का प्रभारी था, तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की। तो उन्होंने 4-5 लेयर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको परीक्षा दी, उसमें से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए UPSC के लिए। और मुझे गर्व है कि मैंने 5 बच्चों को सर्टिफिकेट देके पूरा खर्चा उनका
कोचिंग का गवर्नर हाउस उठाएगा, ये मैंने निर्णय किया और उसकी पब्लिसिटी की हुई है। और बच्चों की नहीं, पब्लिक, और उनको कहा है तुम ढंग से रहोगे, वहां मोबाइल में नहीं रहोगे, मैं दिल्ली आऊंगा, तुम्हारे कमरे पे आऊंगा, मैं देख के जाऊंगा। बच्चों तुम मेरे परिवार के लोगों, गवर्नर हाउस के परिवार के बच्चे हैं पांचों, और ये कंटिन्यू में आगे बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा काम कर सकता है, किसी को लिखा हुआ थोड़ी है किताब में, कोई कानून थोड़ी कहता कि ऐसा करो। हमारी इच्छा शक्ति होती है, हमारे मन की कल्पना होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो करने को बहुत है, बहुत काम करने को। और हिंदुस्तान जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, और सिक्किम में ठीक काम मदन जी ने कि चाइना चारों तरफ से लगा हुआ। वैसे तो 5 देशों की मिलती है सीमा, लेकिन मेजर हिस्सा चाइना के पास है। और मैं जब वहाँ गया नाथुला, तो चाइनीज कमांडर भी थे, उनको पता लगा कि गवर्नर साहब आए हुए, तो मिलने की अच्छा करी, हम मिले हुए प्रेम से, हमने उसको मिठाई खिलाई, बातचीत हुई। तो ये चीजें आखिर में बढ़ानी पड़ेगी। अब आज आगे मुझे एक नई चीज आई, मैं चाहता हूँ मैं राजेंद्र जी से इस विषय को, राजेंद्र जी बहुत बड़ी घटना जो नीचे फ्लोर तक नहीं गई। 1967 में जब चाइनीज ने आक्रमण किया पर्टिकुलर नाथुला क्षेत्र में, तो अपने यहाँ के सतत सिंह जी जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, वो वहां ब्रिगेडियर थे, वो देख रहे थे मेरे सैनिक मारे जा रहे। उन्होंने अपने मेजर जनरल से पूछा नो, लेफ्टिनेंट जनरल से पूछा नो, दिल्ली में बैठे हेडक्वार्टर जनरल ने पूछा नो। शकर सिंह जी ने कहा, मुझे मेरा दर्द भूल गया कि राजस्थान का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा मैं मेरे सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा, और उन्होंने जो मारा है वहां 15 दिन तक 3,000 या 4,000 सैनिक जानते होंगे, 3 या 4,000 व्हाइट फ्लैग लेके खड़े रहे। इतिहास का इतना बड़ा पन्ना हमारे दिमाग से बिजू। मैंने तय किया, मैं प्रयोग करना चाहूंगा यहाँ के लोगों को, कर्नल साहब वगैरह सबका, इस पर कोई डॉक्यूमेंट की बच सकती है क्या, इस पर कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या, उनके परिवार में से कोई चीजें फोटोग्राफ ला सकते हैं क्या, हमको वो इकट्ठा करना चाहिए। तो आज जो काम करना ही करना, अरे करो तो सही, आगे तो बढ़ो। और आगे बढ़ने में अब कुछ हंसी मजाक भी होती है, बदमाशी भी होती है, मस्ती भी होती है। वसुंधरा जी ने कहा सब रात को ही करते थे क्या, आई बात भी सही है, और ये बात सही है। शुरू से मैं बिल्कुल एकदम गाँव का रहा हूँ और गाँव में पला हूँ। आज भी मेरे गाँव में 800 वोट भी पूरे नहीं है, तो उसकी वजह से एक मन की इच्छा और कुछ करने की कल्पना गाँव में रहने वाले व्यक्ति आ जाते हैं। स्कूल जाना है साइकिल से जाना पड़ेगा, चलाओ 5 किलोमीटर साइकिल, ऐसा नहीं बस आ रही है। ये जो चीजें हमको करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया, अब सम्मान का मैं आदि नहीं हूँ, और कहता हूँ जो सबने कहा, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में देगा। जितना खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। ये हमेशा से अमीर रहा है, फकीर है तो भी अमीर रहा है। और मैं और निमंत्रण देता हूँ, आइए सिक्किम, और बहुत सुंदर सिक्किम है, आपको घुमाने की व्यवस्था राजभवन की होगी, और ठहराने भी राजभवन में कराऊंगा। लेकिन एक मेरे सामने भी परेशानी है, और जो आदमी 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हो, जिसको चौपाल के बिना रोटी नहीं भावे, जिसको हथेली के बिना चाय नहीं पी जाए, जिसको घनश्याम जी से बात के बिना नहीं रह जाए, 2-4 बातें राजेंद्र जी को कहे बिना नहीं रह जाए, और उसको बांध दिया एडी से जाओगे, प्रोटोकॉल लगेगा, वो लगेगा। ये संकट मेरे सामने सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे उस पर ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा संकट है मेरे सामने। अब कोई ऐसा आपको मिलेगा, आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बड़े लगा रखे रहते, वो कानून करो, क्या कानून करो भाई, मैं तो जनता का आदमी। और मैंने वहाँ सार्वजनिक बयान दिया है, ये गवर्नर हाउस में बैठने के लिए नहीं आया है, ये गवर्नर हाउस जनता के लिए खुला रहेगा, और 24 घंटे जनता को मिलूंगा, ये भाव लेके जाओ। आप सब ने इसका बड़ा कार्यक्रम किया, एक बार पुणे वाला जी और आपकी पूरी टीम को, ऐसे अग्रवाल साहब, पुनीत जी, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना परिश्रम करके इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम, मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद इस प्रकार का बिरला होटल में पालन हुआ।
इसका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। विराजे अभी सामाजिक संस्थाएं अभिनंदन करेंगी और एक सूचना है, आदरणीय ओम जी माथुर ने सिक्किम की यात्रा के लिए मुझे नोडल ऑफिसर नियुक्त किया।